भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में ना कुछ पल ऐसे हैं जिन्होंने उसकी दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और तुर्की आक्रमण वो एक ऐसा ही निर्णायक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसने यहाँ एक नए शासन और कह सकते हैं कि एक नई दुनिया की ही नींव रख दी। देखिए, ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ी गई लड़ाइयाँ नहीं थीं। नहीं, ये तो विचारों का, तकनीकों का और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। एक ऐसा टकराव जिसने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे को, आप समझिए, हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि उस दौर का भारत आखिर था कैसा। फिर जानेंगे कि शुरुआती छापे और लूटपाट क्यों हुई। इसके बाद हम गौरी की महत्वाकांक्षाओं पर नजर डालेंगे जो बाकियों से बिल्कुल अलग थीं। फिर बात होगी उन बड़ी लड़ाइयों की, जानेंगे कि तुर्क सफल क्यों हुए और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक नई सल्तनत का उदय हुआ। तो कहानी शुरू करने के लिए ना सबसे पहले हमें उस समय के उत्तर भारत के माहौल को समझना होगा। ये एक ऐसा दौर था जो राजनीतिक तौर पर बहुत टूटा हुआ था और जहां लगातार संघर्ष चलता रहता था। सोचिए, जब प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसी बड़ी बड़ी केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो गईं, तो एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आया? कई छोटे छोटे राजपूत राज्य, और ये सब आपस में ही सत्ता और सम्मान के लिए लगातार लड़ रहे थे। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाती है। असल समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। नहीं, असली दिक्कत तो ये थी कि राजपूतों का जो पूरा सामाजिक राजनीतिक ढांचा था, वो कबीलाई निष्ठा पर टिका था। मतलब उनकी वफादारी अपने वंश या अपने कुल के लिए होती थी, किसी एक बड़ी भारतीय पहचान के लिए नहीं। और बस यही वजह थी कि जब कोई भारी दुश्मन आया तो वे सब मिलकर लंबे समय तक टिक ही नहीं पाए। तो ऐसे टूटे हुए राजनीतिक माहौल में बाहरी ताकतों का आना शुरू हुआ। लेकिन जो मुख्य जीत थी ना, उससे पहले जो भी आक्रमण हुए उनका मकसद कुछ और ही था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ अरबों ने सिंध पर कब्जा किया। फिर करीब 300 साल बाद महमूद गजनवी ने एक नहीं दो नहीं पूरे 17 छापे मारे। उसका मकसद साफ था, मंदिरों और शहरों को लूटो और सारा धन वापस ले जाओ। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1173 में, मोहम्मद गोरी। उसका खेल ही अलग था और उसके इरादे भी बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर दोनों के मकसदों का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। अरब जो थे वो इस्लाम और अपना राजनीतिक नियंत्रण फैलाना चाहते थे। वहीं महमूद गजनवी, वो तो बस एक हमलावर था जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत की बेहिसाब दौलत लूटना। वो यहाँ राज करने नहीं, सिर्फ लूटने आया था। और पता है, ये गौली के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसने भारत की दौलत भी देखी और यहाँ की कमजोरियां भी। और अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर, मोहम्मद गौरी। ये कोई दूसरा लुटेरा नहीं था। नहीं, ये एक साम्राज्य निर्माता था जिसकी नज़र भारत के भविष्य पर टिकी थी। ये नक्शा देखिए, ये गौरी की असली ताकत का पैमाना दिखाता है। वो कोई छोटा मोटा सरदार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े गौरी साम्राज्य का शासक था। उसके पास संसाधन थे, एक बड़ी सेना थी और सबसे जरूरी, भारत पर एक स्थायी कब्जा करने की स्ट्रैटेजिक सोच थी जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी। तो आखिर गोरी को क्या चीज चला रही थी? हाँ, वो महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसे तक नहीं थी। उसने भारत की राजनीतिक फूट को एक बड़े मौके की तरह देखा। वो जानता था कि यहाँ की दौलत से एक स्थायी साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। उसका लक्ष्य लूट को शासन में बदलना था, और ये एक ऐसा सोच का बदलाव था जो सब कुछ बदलने वाला था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग युद्ध की शैलियां और दो अलग अलग इरादे जंग के मैदान में आमने सामने टकराए। तो ये थी पहली टक्कर। साल था 1191, जगह थी तराइन का मैदान। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत सेना ने गौरी की सेना को जबरदस्त हार दी। गौरी खुद बुरी तरह घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये राजपूतों के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद गोरी वापस लौटा, पर इस बार वो सिर्फ ज्यादा सेना लेकर नहीं आया था, वो एक बेहतर रणनीति के साथ आया था। उसने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था। उसने राजपूतों के लड़ने के तरीके को समझा और उनकी कमजोरियों पर हमला किया। इस बार जीत गोरी की हुई।
और पृथ्वीराज चौहान की ये हार पूरे उत्तर भारत के लिए एक विनाशकारी मोड़ साबित हुई। तराइन जीतने के बाद गौरी रुका नहीं। उसने अपनी पकड़ और मजबूत की। कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर की लड़ाई में हराया और इसके साथ ही गंगा यमुना का जो उपजाऊ दोआब का इलाका था उस पर कब्जा कर लिया। अब ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये तो नए साम्राज्य के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव थी। तो सवाल वही है कि आखिर तुर्क कामयाब क्यों हुए? देखिए, ये सिर्फ एक या दो लड़ाइयों का नतीजा नहीं था। इसके पीछे गहरे सैन्य, तकनीकी और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कारण भी थे। सबसे पहली बात, तुर्कों के पास मिलिट्री एडवांटेज था। उनकी सेना एक कमांडर के नीचे एकजुट होकर लड़ती थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके तेज तर्रार घुड़सवार। वो लोहे के रकाब का इस्तेमाल करते थे, जिससे घोड़े पर बैठकर भी ज्यादा स्थिरता से तीर चला पाते थे, और लोहे की नाल, उससे उनके घोड़े लंबी दूरी तक तेजी से दौड़ सकते थे। ये उस जमाने की बेस्ट मिलिट्री टेक थी। और दूसरी तरफ थीं राजपूत सेनाएं, जो अपने पुराने पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर थीं। वो हाथियों पर बहुत भरोसा करते थे। हाथी दिखने में तो बहुत भव्य और डरावने लगते थे, लेकिन तेज घुड़सवारों के सामने वो धीमे और कमजोर साबित हुए। और एक और दिक्कत थी, हाथियों को आग या तेज शोर से आसानी से भड़काया जा सकता था, और एक बार वो भड़क गए तो अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। ये असल में पुराने और नए जमाने की युद्ध नीति का टकराव था। एक और बहुत बड़ा फर्क था मोटिवेशन का। तुर्की सैनिक गाजी भावना से लड़ते थे, मतलब धर्म के लिए लड़ने का एक जबरदस्त जज्बा, जिसने उन्हें एक साथ जोड़कर रखा। वहीं राजपूत सैनिक अपने कबीले या अपने राजा की शान के लिए लड़ते थे। उनकी बहादुरी में कोई शक नहीं था, जरा भी नहीं, लेकिन उनकी वफादारी बटी हुई थी, और यही चीज एक बड़ी एकजुट सेना के सामने उनकी कमजोरी बन गई। तो इन सभी जीतों और वजहों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हुआ। एक नए युग की सुबह हो रही थी। हुआ ये कि मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए भारतीय इलाकों की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया। फिर 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और खुद को एक आज़ाद शासक घोषित कर दिया। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत हुई। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने इस उपमहाद्वीप के प्रशासन, समाज, कला, संस्कृति, हर चीज पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। एक ऐसी छाप जिसके असर आज भी महसूस किए जा सकते हैं।